मेरा पति दुबई में काम करता था और वहां से मेरी सास को पैसे भेजता था। मैं जब भी अपने पति को घर बुलाने की बात करती तो सास गुस्सा करने लगती, क्योंकि मुझसे उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी और हर रात पति के इंतजार में तड़प कर गुजार देती। एक रात पानी पीने उठी तो सास के कमरे से किसी की आवाज आ रही थी। जाग कर देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरा पति। मेरा नाम आरती है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पति के साथ मेरी लव मैरिज हुई थी और अभी मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने ही गुजरे थे कि कोई मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं जब भी रात को सोने के लिए लेट होती थी तो अचानक मेरे मोबाइल पर किसी नंबर से कॉल आती। मैं जैसे ही रिसीव करती, सामने से कोई बोलता ही नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ, फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अब हर रात ऐसा ही होने लगा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं इस वजह से अपने मोबाइल को साइलेंट पर रखने लगी थी। लेकिन कभी कभी मेरे पति मुझे कॉल कर लिया करते तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे कि तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा मोबाइल कहाँ होता है। मेरी कॉल के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। अगर मैं अपने मोबाइल को साइलेंट नहीं करती तो अननोन नंबर से कॉल आती रहती थी, जिसकी वजह से मुझे हमेशा डर रहता था कि कहीं मेरी सास मुझ पर शक न करने लगे। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ अब हर रात ही होने लगा था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड से उस नंबर के बारे में पता लगवाया तो वो नंबर किसी ऐसे इंसान का था जिसने मेरी कॉल का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे मैसेज किया था कि कल तुम्हारे पास एक लाल रंग का कपड़ा डिलीवर होगा। उस लाल के कपड़े की हर एक पट्टी को तुम्हें 24 रात तक अपने कमर में बांध लेना है। उस कपड़े की पट्टी को अपने कमर में बांधना भूल गई थी। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं अपने मोबाइल को पकड़कर बड़ी देर से खड़ी हुई थी। अब तो मेरे हाथ भी दुखने लगे थे। मैं बार बार उस नंबर को ट्राई कर रही थी, मगर आज हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर कौन है जो मेरे मोबाइल पर इतनी ज्यादा कॉल्स करके मुझे परेशान करता है। और जब भी कॉल रिसीव करती हूँ वहां से कोई बोलता भी नहीं है। एक बार तो मैं अपना नंबर भी बदल चुकी हूँ, लेकिन फिर से नए नंबर पर भी कॉल्स आनी शुरू हो गई। मुझे डर था कि कहीं मेरे पति के दिल में मेरे लिए कोई शक न बैठ जाए। अगर ऐसा हो जाता तो मेरे पति मुझे घर से निकाल सकता था, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मैंने मोबाइल को बेड पर रख दिया था और मैं खुद भी बेड पर लेट गई थी। तभी अचानक मेरे पति आकाश की कॉल आ गई थी। एकदम ही मैं खुशी से झूम उठी थी। मैंने फौरन ही अपने शौहर की कॉल की, लेकिन करते ही मैंने नोट्स किया कि फिर से मेरे नंबर पर उसी नंबर से कॉल्स आ रही हैं। मैंने जैसे अपने शौहर की कॉल की, उन्होंने कहा कि तुम्हारा नंबर मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ। तुम आखिर इतनी देर से किससे बात कर रही थी? मैंने कहा कि मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैं पिछले आधे घंटे से उसी नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। आकाश को लगा कि मैं किसी से कॉल पर बात कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। मेरे पति ने कहा कि इतनी देर तक तुम अपनी किस सहेली से बात कर रही हो? मैंने कहा कि आज उसकी बड़े दिनों बाद कॉल आई थी। वो अपनी जिंदगी की कुछ परेशानियों के बारे में मुझे बता रही थी। मैंने जैसे तैसे इस बात को संभाल लिया था। मेरी उससे 1 घंटा बात हुई थी, और जितनी देर मैं अपने पति से बात करती रही, लगातार उस नंबर से कॉल्स आती रही थीं। मैंने अपने पति की कॉल बंद होते ही फिर से उसी नंबर पर कॉल लगाई तो किसी ने कॉल नहीं उठाई। मैं बहुत तंग आ चुकी थी। ये न जाने कौन था जो बार बार मुझे कॉल्स करके परेशान कर रहा था। आज भी मुझे कोई कॉल करके बेवकूफ बना रहा था। मैंने गुस्से में आकर अपने मोबाइल को ऑफ कर दिया और मैं बाहर आकर अपने काम में मशगूल हो गई थी। मेरे पति ने मुझे शादी के फौरन बाद ही मोबाइल ला दिया था। मेरी सास को इस बात का बहुत बुरा लगा था, जबकि घर में मेरी एक जवान ननद भी थी। अभी तक उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। जब मेरे पति ने शादी के बाद मुझे मोबाइल गिफ्ट किया तो मेरी ननद और मेरी सास को इस बारे में बहुत बुरा लगा था, और उन्होंने मेरे पति से कहा था कि 2 दिन पत्नी को आए हुए हैं और इसे तुमने मोबाइल गिफ्ट कर दिया। ये नहीं दिखता कि घर में माँ और बहन भी हैं, उनके लिए तो आज तक कोई चीज नहीं लेकर आया। अपनी माँ की इस बात पर आकाश काफी शर्मिंदा हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे अगली सैलरी मिलेगी तो मैं बहन को भी मोबाइल लाकर दे दूंगा। लेकिन मेरी सास ने कहा कि सिर्फ बहन को ही क्यों, माँ का ख्याल नहीं आया क्या? मुझे तो अपनी सास की बात सुनकर हंसी आने लगी थी कि इतने बुढ़ापे में मेरी सास को मोबाइल चलाने की क्या जरूरत थी। मेरे पति ने कहा कि जैसे ही मुझे अगली सैलरी मिलती है मैं आप दोनों को मोबाइल लाकर दूंगा। मेरी सास ने मेरे पति से साफ साफ कह दिया था
कि ये मत सोचना कि अपनी माँ और बहन को कोई छोटा मोटा मामूली सा मोबाइल लाकर दे दो तो वो खुश हो जाएंगी। आज का मॉडर्न जमाना है, हर कोई महंगा फोन चला रहा है। हमें भी तुम्हारी पत्नी जैसा ही महंगा मोबाइल चाहिए। मेरे पति ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो उनको जल्द ही मोबाइल दिलवा देगा। और तो और मेरे पति ने ऐसा ही किया था। जैसे ही मेरे पति को अगले महीने की सैलरी मिली, पहले उन्होंने अपनी माँ को मोबाइल दिलवाया, फिर उसके बाद अगले महीने की सैलरी पर अपनी बहन को भी मोबाइल दिलवा दिया था और दोनों को ही अच्छे मॉडल का मोबाइल दिलवाया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई थीं। मेरी सास को तो शायद मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन मेरी ननद ने कहा कि मैं अपनी अम्मी को सब कुछ सिखा दूंगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरी सास और मेरी ननद मुझसे इतना ज्यादा बैर क्यों रखती थीं। मेरे पति जब भी मेरे लिए कोई गिफ्ट लाते तो उन्हें मेरे जैसा ही हर चीज चाहिए होती थी। जब से मोबाइल उन दोनों के पास आए थे, उन दोनों ने अपने भी काम करने छोड़ दिए थे। अब तो उन्हें खाना भी अपने बिस्तर पर ही होता था। पहले तो वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती थीं, लेकिन जब से मोबाइल आए थे, दोनों किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थीं। इससे पहले भी मैं सारा काम खुद ही करती थी, लेकिन मोबाइल आने से उन दोनों के अंदर और ज्यादा बदलाव आ गया था। मुझे किचन में खाना बनाते हुए 2 घंटे हो गए थे, क्योंकि मैंने किचन की सफाई भी की थी। तभी अचानक किचन में सास आ गई और बड़े कड़े तेवरों के साथ मुझे घूर रही थी। कहने लगी, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें कमरे में सजाने के लिए दिया गया है। कब से तुम्हें मेरा बेटा फोन कर रहा है। अब उसने तंग आकर हमें कॉल की है कि आरती कहाँ है। लगभग पिछले 20 मिनट से मैं आरती को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि यहाँ किचन में काम कर रही हो। बताना चाहती हो ना अपने पति को कि मैं किचन में बहुत ज्यादा थी। अपनी सास की बात को सुनकर तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था कि पिछले कई दिनों से मुझे कोई मोबाइल पर बार बार कॉल करके तंग कर रहा है, क्योंकि मेरी सास तो मुझे पहले ही अच्छा नहीं समझती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं अम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सास कहने लगी कि तुमने अपने नंबर को ही ऑफ क्यों कर दिया? जाकर उसे खोलो और मेरे बेटे से बात करो। वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है। हालांकि तुम्हें तो अपने पति की कोई फिक्र ही नहीं है। मैं जल्दी से अपनी सास की बात पर सर हिलाकर कमरे में आ गई थी। मैंने अभी 2 घंटे पहले ही तो अपने पति से 1 घंटा बात की थी। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और अपने पति को कॉल लगाई तो वो मुझे बहुत डांट रहे थे। कहने लगे कि मुझे तुमसे एक काम था, लेकिन अब मेरा वो काम हो चुका है। तुम्हें तो पता नहीं कि मोबाइल किस लिए दिया गया है। कभी तुम्हें कॉल करो तो तुम कॉल रिसीव नहीं करती और कभी अपने फोन को ऑफ कर देती हो। आखिर तुम्हें ऐसा क्या मसला है जो तुम मोबाइल से इतना ज्यादा दूर दूर रहती हो? मैंने अपने पति से बहाना बनाया कि मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी, इसलिए स्विच ऑफ हो गया था। मेरे पति मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि आखिर उन्हें मुझसे क्या काम था। मेरे दिन तो बहुत ही परेशान भरे गुजर रहे थे। पति ने गुस्से में कॉल काट दी थी। मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी, इसलिए अपने कमरे में ही लेट गई थी। मुझे कब नींद आई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने अपने मोबाइल को ऑन कर लिया था और साइलेंट से भी हटा दिया था कि कहीं फिर से मेरे पति की कॉल न आ जाए और वो मुझ पर गुस्सा करने लगें। अभी मुझे नींद आई ही थी कि अचानक फिर से मेरे नंबर पर कॉल आ गई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो कोई बोल ही नहीं रहा था। मैं बार बार हेलो हेलो कर रही थी, लेकिन सामने से तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने कॉल कट किया और मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि शाम का टाइम था और शाम के टाइम पर मेरी ननद और मेरी सास को चाय चाहिए होती थी। मैं उन लोगों के लिए चाय बनाने लगी थी और चाय बनाते हुए मैं अपने पति के बारे में सोचने लगी थी। उनको याद करते करते मेरी आंखें भीग गई थीं। मैंने अपनी सास और ननद को चाय दी तो देखा कि अभी भी वो दोनों मोबाइल में ही लगी हुई थीं और खूब जोर जोर से हंस रही थीं। किसी भी तरह का काम करते हुए मेरा ध्यान बार बार अपने मोबाइल पर जा रहा था। अब मुझे उस कॉल करने वाले इंसान से डर लगने लगा था। न जाने कौन था जो मुझे इतनी कॉल्स करके तंग कर रहा था। और फिर मैं अपने पति से भी तो इस बात को शेयर नहीं कर सकती थी कि मर्द के दिल में शक आते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर मेरी सास या ननद ने मेरे मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल्स आते हुए देख लीं, तो ये लोग डंडोरा पीट देंगी और एक की दो लगाकर मेरे पति को बता देंगी। पत्नी की इज्जत तो वैसे ही बड़ी नाजुक होती है, जरा सी बात पर ही दागदार होकर रह जाती है। फिर मैं उन लोगों को अपनी बेदागी का यकीन कैसे दिलाती? अब मैंने सोच लिया था कि मैं काम से फ्री होकर अपने पति को इस बारे में बताऊंगी। कहूंगी कि जैसे तैसे घर लौट आए और अब उन्हें जो भी काम करना है वो घर पर ही करें, क्योंकि उनके होते हुए उनकी माँ और बहन मुझ पर कम जुल्म करती हैं। लेकिन उनके पीछे तो इन लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था।
अगले दिन मेरी सास और ननद मार्केट गई हुई थीं। मैं घर पर अकेली थी। आज मेरे पास किसी तरह की कॉल्स नहीं आई थीं। मैंने अपने पति को कॉल लगाई, क्योंकि मैंने इरादा कर लिया था मैं अपने पति से कहूंगी कि वो घर लौट आए। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो इस बात पर उनसे लड़ाई भी कर लूंगी। लेकिन कॉल लगाते ही न जाने क्यों मेरे पति की आवाज सुनकर मुझे क्या हो गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आकाश भी मेरी आवाज सुनकर घबरा गए थे। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि बताओ, तुम्हें क्या हो गया है और तुम ऐसे क्यों रो रही हो। मैंने कहा, प्लीज आकाश, घर आ जाओ। मेरा यहाँ आपके बिना दिल नहीं लगता। आपको मेरी कसम है कि आप घर लौट आओ। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं लाजमी वापस आ जाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर मेरे दिमाग से कुछ बोझ हल्का हो गया था और मेरा मूड भी काफी ठीक हो गया था। मैं खुशी खुशी घर के सारे काम निपटा रही थी और अपने पति के घर आने से बहुत ज्यादा खुश थी। आज तो मुझे किसी तरह की कोई थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। मेरी सास और ननद 3 घंटे बाद घर वापस आ गई थीं और आते ही उन्होंने मुझे ताने देना शुरू कर दिए थे। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि बस एक बार आकाश वापस आ जाए, फिर देखती हूँ कि ये लोग मुझे कैसे बुरा भला कहती हैं। रात का खाना खाने के बाद मैं किचन साफ करके अपने कमरे में आ गई थी। मैं जैसे ही कमरे में आई तो मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी थी। मैंने जल्दी से कॉल को कट कर दिया था, क्योंकि अब मैं कॉल रिसीव ही नहीं करती थी। कोई कॉल पर बोलता ही नहीं था। मैंने अपने मोबाइल को साइलेंट कर दिया और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी। मैं जब नहाकर बाहर आई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि आज फिर से मेरे पति की बहुत सारी मिस कॉल्स आ चुकी थीं और मुझे पता ही नहीं चला था। मैंने जल्दी से अपने पति को कॉल लगाई ही थी कि एक बार फिर से उसी नंबर से कॉल आनी शुरू हो गई थी। मेरे पति ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने उस नंबर पर कॉल की और कॉल उधर से रिसीव भी हो गई थी, लेकिन हर बार की तरह कोई भी नहीं बोल रहा था। मैंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा था कि तुम कौन पागल हो जो मुझे बार बार कॉल कर रहे हो। अगर आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। फिर तुम्हें तो पुलिस ही समझाएगी। इधर मेरी सास बार बार मुझे आवाज दे रही थी। मैं जैसे ही अपनी सास की बात सुनने के लिए गई तो मेरी सास ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुझे पता नहीं क्या है कि मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया। मेरी बेटी कितनी देर से भूख से मर रही है। अपनी सास के आज थप्पड़ मारने से मेरा बहुत ही दिल दुखा था। मैं बहुत ज्यादा रोई थी। मुझे अपने पति के आने का इंतजार था। मैं जैसे ही अपने कमरे में गई और मैंने अपना मोबाइल चेक किया कि कहीं मेरे पति की तो कोई कॉल नहीं आई थी, मगर उस अननोन नंबर से 2-3 मिस कॉल्स पड़ी हुई थीं और कुछ मैसेजेस भी थे। मैंने वो ओपन किया जिसमें लिखा हुआ था कि कल तुम्हें एक पार्सल डिलीवर होगा, इसमें लाल रंग का कपड़ा है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। इसी लाल रंग के इस कपड़े को तुम्हारी जिंदगी में रंग भरने के लिए भेज रहा हूं। तुम्हें इस लाल रंग के कपड़े की लंबी लंबी 24 पट्टियां काट लेनी है और उन्हीं पट्टियों में से एक पट्टी को निकालकर तुम्हें अपनी कमर से बांध लेना है और हर दिन ऐसा ही करना है। एक दिन भी तुम इस पट्टी को अपनी कमर से बांधना मत भूलना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जिंदगी की कम नहीं होंगी, बल्कि बढ़ती ही चली जाएंगी। और अगर तुम इस काम को लगातार करती रही तो गारंटी से तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना कि इस बीच तुम्हारा पति घर में मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर उन 24 दिनों के अंदर तुम्हारा पति घर पर आ गया तो तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, शायद जिसे तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर पाओगी। ये कौन था जिसने मुझे मैसेजेस किए थे और इसे कैसे पता चला कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ? मैं तो इस मैसेज को पढ़कर बहुत डर गई थी। ये कैसा मैसेज था? कौन जानता था कि मेरे दिल में बहुत बड़ा डर है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अगले दिन मैसेज के मुताबिक वैसा ही हुआ था। सुबह के पूरे 9 बजे के टाइम पर एक डिलीवरी बॉय हमारे घर पर आया था और उसने मुझे पार्सल दिया। मैंने पार्सल खोलकर देखा तो उसके अंदर लाल रंग का ही कपड़ा था। फिर मैंने फैसला किया कि एक बार तो ट्राई तो करके देख सकती हूँ। अगर मुझे फर्क महसूस हुआ तो मैं 24 दिन तक इस काम को लगातार करती रहूंगी और अगर कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो इस कपड़े को फेंक दूंगी। मैंने जल्दी से कैंची निकाल ली और उस कपड़े की 24 पट्टियां काट ली थीं और रात के टाइम पर एक पट्टी को अपनी कमर में बांध लिया था। मुझे डर था कि कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए, लेकिन अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरी आदत थी कि मैं सबसे पहले अपना फोन चेक किया करती थी, क्योंकि अननोन नंबर से मिस कॉल्स मेरे फोन में होती थीं। आज मेरे फोन में किसी तरह की भी कोई कॉल नहीं थी। मैंने अपनी कमर को चेक किया तो मेरी कमर पर वो लाल रंग की पट्टी बंधी हुई थी।
मैं घर के कामों में बिजी ही थी कि अचानक मेरे फोन पर किसी की कॉल आने लगी। मुझे लगा कि उसी नंबर से कॉल होगी। मैंने जैसे ही देखा तो मेरे पति मुझे कॉल कर रहे थे। मैंने अपने पति की कॉल रिसीव की तो उन्होंने मुझे खबर दी कि वो शाम तक घर वापस आ रहे हैं। मैं तो अपने पति की बात सुनकर परेशान हो गई थी कि 24 दिन तक तो मेरे पति को घर में बिल्कुल भी नहीं आना। सिर्फ 24 दिन की ही तो बात है, उसके बाद तो जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरे पति ने बात करने के बाद कॉल कट कर दी थी। मैं अभी तक उसी बारे में सोच रही थी, तभी 10 मिनट के बाद मेरे पति की फिर से कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि आज तो नहीं, लेकिन मैं कल रात तक घर वापस आ जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। मैं अचानक ही कहने लगी कि नहीं नहीं, अभी आप वापस मत आना, आप आराम से अपने काम पर ध्यान दो। मैं तो ऐसे ही रो रही थी, बस मेरा दिल थोड़ा सा उदास था इसीलिए, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप मेरे बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं एकदम से बौखलाकर कहने लगी, पति तुम अभी मत आना, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे कंधों पर इस पूरे घर की जिम्मेदारी है। तुम अपना काम पूरा करने के बाद ही आना। अगर आप इस वक्त अपना काम छोड़कर घर आ जाओगे तो आपके बिजनेस में लॉस हो जाएगा। आकाश की भी परेशानी भरी आवाज हो रही थी। वो कहने लगे, मुझे अब फैमिली की और तुम सब लोगों की बहुत याद आ रही है। मैं अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर अपना काम संभालने के लिए यहाँ आ गया था। मुझे क्या पता था यहाँ पर मुझे इतना वक्त लग जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद ही वहां आना चाहिए। एक तरफ मैंने सुकून भरा सांस लिया था और दूसरी तरफ मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। न जाने क्यों हमारी किस्मत मेरे और आकाश के बीच जुदाई लिख रही थी। मैंने और आकाश ने लव मैरिज की थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों की शादी पर मेरी ननद और मेरी सास को बहुत ऐतराज था। आकाश सिर्फ शादी के बाद मेरे साथ 2 दिन ही रहे थे। उसके बाद मेरे पति की कंपनी से फोन आ गया था। वो काम के सिलसिले में दुबई चले गए थे। मेरे पति तो दुबई जाने के लिए तैयार भी नहीं थे क्योंकि मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मेरी सास ने कहा कि अब तुम्हारी पत्नी भी आ गई है और तुम्हें नहीं पता कि पत्नियों के कितने खर्चे होते हैं। मेरी सास ने कह दिया था कि तुम हमारे घर के इकलौते ही कमाने वाले हो, तुम्हें दुबई जाना ही पड़ेगा, तभी तो हमारे घर के हालात बदलेंगे। आकाश ने इस बात पर ऐतराज भी किया था कि मैं कैसे अपनी 2 दिन की दुल्हन को छोड़कर जा सकता हूँ। मेरी सास ने तो न इधर देखा और न ही उधर देखा। मेरे पति के सामने बैठकर रोने लगी थी कि अगर तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकोगे तो फिर तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी। अब तुमने अपनी तो शादी कर ली, तुम्हारी पत्नी तुम्हें अपने काबू में करके रखेगी, इधर मैं और मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरे पति दुबई में काम करने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने भी आकाश को समझाया था कि अपनी अम्मी की बात मान लो, लेकिन जल्द ही आने की कोशिश करना। मेरे पति की कंपनी वालों ने बताया था कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने से तुम्हें काफी फायदा हो सकता है, इसलिए मेरी सास उनको दुबई भेजना चाहती थी। आकाश को वहां रहते हुए 6 महीने हो गए थे और मेरी शादी को भी 6 महीने ही हो गए थे। वो जब भी वहां से आने की कोशिश करते तो उनके बॉस उन्हें कोई ना कोई काम बता दिया करते थे और यहाँ हमारे घर पर पैसे भेज दिया करते थे, जिसकी वजह से मेरी सास को भी अपने बेटे की ज्यादा याद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए पैसे तो मिल रहे थे। अब तो मैं भी अपने पति की जुदाई को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई थी क्योंकि ये लाल कपड़ा मैंने अपनी कमर पर बांध लिया था और मैसेज में बताया गया था कि मेरे पति को 24 दिन तक घर में नहीं आना है। शायद ये एक तरह का जादू टोना था मेरी जिंदगी की परेशानियों को दूर करने का। अगले दिन हमारे घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने 1-2 बार अपनी सास से पूछा भी, लेकिन उन्होंने मुझे टोक दिया था कि तुम अपने काम से काम रखो, हमारे घर के मैटर में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी खामोश हो गई थी। फिर शाम के वक्त अचानक ही मेरी सास मेरे कमरे में आई और बड़े प्यार भरे लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए मुझसे कहने लगी, बहू जरा अपनी शादी वाला लहंगा तो देना। मैं चौंक गई थी कि आखिर मेरी सास मुझसे मेरी शादी का लहंगा क्यों मांग रही है। मैंने हाँ में सर हिला दिया था और खुशी खुशी अपनी शादी के लहंगे को अपनी सास के हाथ में दे दिया था। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी कि मेरी सास मुझे अपनी बहू के तौर पर तो कबूल कर चुकी थी। शाम हुई तो कुछ मेहमान और घर पर आ गए थे। मेरी सास ने मुझसे कहा कि अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और जो मेहमान आ रहे हैं उनकी तुम्हें खूब खातिर करनी है। जब मेहमान घर आए तो मैंने उनकी खूब मेहमान नवाजी की थी। वो लोग मुझसे बहुत मुतासिर हुए थे और मेरी सास भी उन लोगों के सामने मेरी खूब तारीफ कर रही थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था।
उन लोगों के जाने के बाद मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये सब कुछ उस इंसान की वजह से हो रहा है जो मुझे अननोन नंबर से कॉल करता था और जिसने मुझे लाल रंग का कपड़ा भेजा था। शाम हुई तो आकाश की कॉल फिर से आ गई। अब मुझे अपना मोबाइल भी साइलेंट नहीं करना पड़ता था, क्योंकि अब मेरे पास काफी दिनों से उस नंबर से भी कोई कॉल नहीं आ रही थी और न ही कोई मैसेजेस आ रहा था। वो घर आने की बात कर रहे थे। वो जब भी घर आने की बात करते तो मैं उन्हें एहसास दिला दिया करती थी कि मैं तो सारी जिंदगी ही आपके साथ रहूंगी। आप अगर मुझसे ध्यान हटाकर अपने पर ज्यादा ध्यान देंगे तो इसमें आपका बहुत फायदा होगा। मेरे पति मेरी बात में बस हाँ में हाँ मिला दिया करते थे। रात को सोने से पहले मैं वो लाल रंग के कपड़े की पट्टी अपनी कमर में बांधना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। अगले दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास और ननद चुपके चुपके कुछ बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब जाती तो वो मुझे देखकर खामोश हो जाती थीं। मैं ये सोचकर खामोश हो जाती कि माँ और बेटी की आपस की कोई बात होगी। मैं ये नहीं जानती थी कि ये दोनों तो मेरे लिए ही गड्ढा खोदकर बैठी हुई हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मैं अपने कमरे में थी और मेरी सास मेरे कमरे में आई और इधर उधर की बातें करने लगी। मुझसे कहने लगी, बहू, स्टोर रूम में कुछ राशन का सामान रखा हुआ है, वहां से निकाल कर ले आओ। मैं अपनी सास के कहने के मुताबिक वहां से राशन का सामान निकालने के लिए चली गई थी। मैं सामान लेकर वापस कमरे से निकलने ही लगी थी कि अचानक किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ये सब होने से तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं बड़ी हैरान हुई थी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। फिर मुझे याद आया कि कहीं हमारे घर में वो इंसान तो आ गया जो मुझे नंबर से कॉल करता था। उसकी तो ये हरकत नहीं। मैं जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी ताकि मेरी सास या मेरी ननद को आवाज चली जाए कि मैं स्टोर रूम के अंदर बंद हो चुकी हूँ और वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। लेकिन उन लोगों को तो मेरी कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया था। दरवाजा पीट पीट कर मेरे हाथ दुख चुके थे और मैं थक हार कर जमीन पर बैठ गई थी। मुझे कमरे में बंद हुए अब 3 घंटे हो चुके थे। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि मेरी सास और ननद क्या हंगामा खड़ा कर दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक उन्होंने मेरे गायब होने के बारे में मेरे पति को भी बता दिया होगा। मैं रोने लगी थी कि घर वालों को अपनी सच्चाई कैसे बता सकूंगी। रात का टाइम होने वाला था कि तभी अचानक मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। सामने देखा तो मेरी सास खड़ी हुई थी। मैं रोते हुए अपनी सास के गले लग गई थी। मेरी सास मुझे देखकर हैरान रह गई थी और कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर किसने बंद किया था? मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पर राशन लेने के लिए आई थी, लेकिन किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं अंदर रह गई। मेरी सास ने बताया कि हो सकता है कि हमारे पड़ोस में रहने वाली किरण की बेटी होगी। वो बहुत ज्यादा शैतान है, उसने दरवाजा बंद कर दिया होगा। मेरी सास ने मुझे गले से लगाकर प्यार किया और कहने लगी कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं अपने कमरे की तरफ आ गई थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी मेरी ननद दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि रमशा कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरी सास कहने लगी, आज तो उसकी शादी हो गई, तभी तो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं गया कि तुम घर नजर नहीं आ रही हो। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई थी कि कब मेरी ननद का रिश्ता हुआ और कब उसकी शादी हो गई। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल सका। मैंने कहा, ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कैसे हुआ, और तो और आपको आकाश के आने का इंतजार तो कर लेना चाहिए था। मेरी सास कहने लगी, तुम जानती हो कि मेरी बेटी खूबसूरत नहीं थी, उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे। आज ही उसका रिश्ता आया था तो मैंने आज ही छठ मंगनी और पट ब्याह कर दिया। मेरी सास ने कहा कि मैं हमेशा अपनी जवान बेटी की फिक्र में लगी रहती थी, उसकी कब और न जाने कैसे शादी होगी। रंग सांवला होने की वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन भगवान की कृपा है कि आज उसकी शादी अच्छे खासे इंसान से हो गई। अपनी सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। फिर मेरी सास ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि इस बारे में अभी तुम पति को कुछ मत बताना। उन्हें डर था कि उनका बेटा गुस्सा करेगा, इसलिए वो उनसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती थीं। मैंने भी उनसे कह दिया था कि मैं पति को कुछ नहीं बताऊंगी। वो मेरी शुक्रगुजार थीं। फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरे लिए ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी कि मेरी सास ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी ननद की शादी कर दी थी, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि सबके बीच मेरी सास ने मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया।
वैसे तो वो छोटी छोटी बात पर मुझ पर इल्जाम लगाने की ताक में रहती थीं। आज की रात मैं ज्यादा थकी हुई होने की वजह से अपनी कमर पर वो लाल रंग की पट्टी बांधना भूल गई थी। मेरे दिमाग से बिल्कुल ही ये बात उतर चुकी थी। सुबह के 6 बज रहे थे जब अचानक घबराकर मेरी आंख खुली, क्योंकि बाहर सहन से रोने की आवाज आ रही थी। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागी थी, लेकिन बाहर का नजारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरी सास और ननद एक दूसरे से गले लगे खूब रो रही थीं। मैं भागकर अपनी सास के पास गई और कहने लगी, क्या हुआ है? वो मुझे कुछ बता ही नहीं रही थीं। फिर मेरा ध्यान पति की तरफ गया। मैंने कहा, कहीं आकाश को तो कुछ नहीं हो गया? वो ठीक तो है ना? तभी मेरी सास चिल्लाकर कहने लगी, हाँ ठीक है तुम्हारा पति, चलो जाओ यहां से। मैं मायूस होकर वहां से चली आई थी। कुछ देर के बाद मेरी ननद वापस चली गई थी। मैं अपनी सास पास गई और उनसे पूछने लगी कि रमशा को क्या हुआ था, वो क्यों इतना रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, उसे अपना मायका याद आ रहा था, इसीलिए वो आई थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि रमशा बच्ची तो नहीं थी जो इतनी सी बात पर इतनी जोर जोर से रोएगी। फिलहाल मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि मेरी ननद से तो मेरी जान छूट गई थी और सास भी काफी अच्छी हो गई हैं। अब बस मुझे अपने पति के घर आने का इंतजार था, मगर अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर करने के लिए दिनों को पूरा करना था। अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता ही गुजरा था। अभी कुछ देर ही हुई थी कि मेरे पति की कॉल आ गई। वो आने की बात कर रहे थे, मगर मैंने उनको टाल मटोल कर दिया था। फिर उन्होंने ऐतराज के तौर पर कहा कि आज शाम बस मैं घर पर ही आ जाऊंगा। अब मुझसे ज्यादा दिन अपनी फैमिली से दूर नहीं रहा जाता। मैंने अपने पति से कहा, आकाश, आपको मेरी कसम है, अभी मत आना। मेरी बात सुनकर मेरे पति को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगे, तुम्हारा भी दिल मुझसे भर गया है? तुम भी नहीं चाहती कि मैं घर पर वापस आ जाऊं? इतना कहकर मेरे पति ने फोन बंद कर दिया था, मगर मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मैं सारा दिन अपनी सास से छुपकर रोती रही थी और बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी। मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि क्या आपके पास मलहम मिल सकता है? मेरी सास ने कहा कि हाँ, मेरी अलमारी से जाकर निकाल लो। मेरी सास उस टाइम किसी काम में बिजी थी, इसलिए मैं उनकी अलमारी से मलहम निकालने चली गई थी। मैंने जैसे ही अपनी सास की अलमारी को खोला तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि जैसा रंग का कपड़ा मेरे पास था, जिसे मैं अपनी कमर पर बांध रही थी, उसी टाइप का कपड़ा मेरी सास की अलमारी में रखा हुआ था। मैं उस कपड़े को अच्छी तरह से पहचान रही थी कि ये तो वही कपड़ा था, लेकिन ये कपड़ा मेरी सास की अलमारी में क्या कर रहा था? मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि न जाने मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगले दिन घर में उदासी फैली हुई थी। आज की रात तो मैंने जानबूझकर उस कपड़े को अपनी कमर में नहीं बांधा था। मेरी सास भी मुझे कुछ परेशान लग रही थीं। बार बार किसी को फोन कर रही थीं, कभी छत पर जा रही थीं तो कभी मोहल्ले में चली जाती थीं। मुझे अब अपनी सास से डर लगने लगा था कि न जाने वो क्या कर रही थीं। उनकी इस तरह की हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थीं और मुझे अपनी ननद की शादी पर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। वरना इतनी जल्दबाजी में कौन शादी करता है, वो भी किसी को बताए बिना। मैं अब अपनी सास पर खड़ी निगाह रखने लगी थी। आज मेरी ननद भी आ गई थी और आज भी वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और रो रही थी। मेरी सास उसे लेकर कमरे में चली गई थी। ये दोनों माँ बेटी आपस में क्या बात कर रही थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई थी। तभी अचानक मुझे जोर जोर से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं जैसे ही घबराकर बाहर गई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि सहन में मेरी सास और मेरी ननद के साथ मेरा पति भी बैठा हुआ था। मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में एक चाकू था। अपने पति के हाथ में चाकू देखकर मैं घबरा गई थी। मैंने अपने पति से कहा कि आपके हाथ में चाकू क्या कर रहा है, जबकि मेरी सास और ननद नजरें झुकाकर बैठी हुई थीं। मैंने अपने पति से कहा कि आप घर कब आए और ये सब कुछ क्या हो रहा है, आप क्यों इतना चिल्ला रहे थे? मेरे पति ने मुझे बताया कि अम्मी तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थीं। वो तुम्हारी जान लेने के लिए इस चाकू से तुम पर वार करने के लिए आ रही थीं। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं सही वक्त पर वहां पर आ गया और मैंने फौरन अम्मी का हाथ पकड़ लिया। तुम बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रही थीं, इसलिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल सका। अपने पति की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और इधर मेरी सास और ननद के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं। मेरे पति ने कहा कि ये तो अच्छा है कि मैं सही मौके पर आ गया और अम्मी की हकीकत मेरे सामने खुल गई। मेरे पति क्या कह रहे थे
मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरी सास की आखिर ऐसी कौन सी हकीकत थी जिसके बारे में मेरे पति को पता चल गया था। मेरी सास मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और मेरे पति ने मौके पर मुझे आकर बचा लिया। ये बात एक अलग थी, लेकिन मेरी सास ऐसा क्यों कर रही थी, ये बात तो मैं भी जानने के लिए बेताब थी। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि जल्दी अपना सामान पैक कर लो, हम वापस दुबई जा रहे हैं। अपने पति की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। अभी तो वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा और फिर हम दोनों वहीं पर ही रहेंगे। मेरे पति के मुंह से ये बात निकलते ही मेरी सास और ननद मेरे पति के पैरों में पड़ गई थीं और उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए थे। मेरी सास ने आकाश से माफी मांगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरा ही किया हुआ है। तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे तो पहले दिन से ही पत्नी पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी की सहेली के साथ करवाना चाहती थी और तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस लड़की के साथ शादी कर ली। इसके घर में आ जाने की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा था और वो तो और मुझे ऐसा लगता था जैसे ये तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। मैंने प्लान बनाया था कि मुझे इसको इस घर से किस तरह निकालना है। मैं नए नए नंबर बदलकर इसको कॉल करके परेशान करती थी। तुम तो दुबई चले गए थे। मैं हर रोज तुम्हारे ऑफिस फोन करके कहती कि मेरे को अभी छुट्टी न मिले, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसी वजह से ऑफिस वाले आकाश को घर नहीं भेज रहे थे। यहाँ मैं तुम्हारी पत्नी पर जुल्म करती थी ताकि तुम्हारे आने से पहले ही ये खुद घर छोड़कर चली जाए और हम इस पर इल्जाम लगाते हैं कि ये किसी और के साथ भाग गई है। मैं हर दिन उसे कॉल करके तंग करती थी। एक दिन मैंने उसे मैसेज किया कि लाल रंग का कपड़ा बांधने से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तब तक तुम अपने पति को घर में मत आने देना। मैंने पड़ोस के ही एक लड़के को डिलीवरी बॉय बनाकर उसे यहाँ कपड़ा डिलीवर करने के लिए कहा था। उस कपड़े में कोई भी जादू नहीं था। तुम्हारी पत्नी अब मेरे बजाय तुम्हें यहाँ पर आने से रोकने लगी थी। मैंने अपनी बेटी के लिए कई जगह रिश्तों की बात की थी, पर उसका रिश्ता रंग सांवला होने की वजह से हो ही नहीं पा रहा था। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने पत्नी का फायदा उठाया और उसकी फोटो लड़के वालों को भेज दी थी। जब लड़के वाले यहाँ पर आए तब भी मैंने पत्नी को अच्छे से तैयार होने के लिए कहा था। पत्नी को लड़के वालों ने देखते ही पसंद कर लिया था, लेकिन शादी वाले दिन मैंने अपनी बेटी का घूंघट उठाया और लोगों को यही लगा कि घूंघट में रमशा नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है, क्योंकि मैं पत्नी को स्टोर रूम में बंद कर चुकी थी। इस तरह मेरी बेटी की शादी हो गई, लेकिन सच कभी भी छुप नहीं सकता। जब ससुराल जाने के बाद रमशा की सच्चाई घर वालों को पता चल गई तो उन लोगों ने रमशा पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। रमशा मुझे यहाँ पर रो रो कर अपनी परेशानी बताने लगी थी। मुझे इस सब में तुम्हारी पत्नी ही कसूरवार लगती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी पत्नी को रास्ते से हटाकर ही रहूंगी। आज तुम्हारी पत्नी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। मैं उसे मारने वाली थी, लेकिन मौके पर तुम आ गए और तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और देख लिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को मारने जा रही हूँ। अगर तुम आज मौके पर नहीं आते तो शायद मैं तुम्हारी पत्नी को मार देती और इस डाकू को भी कहीं न कहीं ठिकाने से लगा देती, क्योंकि मुझे तुम्हारी पत्नी से अपनी बेटी का घर खराब होने की वजह से और ज्यादा नफरत होने लगी थी। ये सारी बातें सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आ गया था। मेरे पति ने अपनी माँ से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। मैं एक माँ से उसके बेटे को नहीं छीन सकती थी। मैंने अपने पति से कहा कि आपकी माँ ने जो भी किया उसके लिए उन्हें माफ कर दो। मेरी सास ने भी मुझसे माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि कुछ भी करके मेरे बेटे को यहाँ से मत लेकर जाओ, उससे कहो कि ये यहाँ पर ही रहे और तुम भी यहीं रहो। मैंने अपने पति को समझाया था। मेरे पति अभी तक अपनी माँ से बात नहीं करते। मेरे कहने पर वो इस घर में रुक तो गए, लेकिन वो अपनी माँ से बात नहीं करते बल्कि उनसे नफरत करने लगे थे। मेरी सास के लिए यही सजा काफी थी कि उनके बेटे ने उनसे बात करना छोड़ दिया था। उनकी बेटी, जिसके लिए उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया था, उसके पति ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसके साथ भी धोखा किया गया था। फोटो मेरी दिखाई गई थी और शादी मेरी ननद के साथ हुई थी। अब मेरी ननद तलाकशुदा बनकर घर पर रह रही है। इधर मेरे पति मेरी सास से नफरत करते हैं। मेरी सास को खूब सजा मिल रही थी। कहते हैं ना कि किसी के साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कि भगवान आपको उसकी सजा ऐसे रूप में दे जिसे शायद आप बर्दाश्त न कर सको। मेरी सास को भी अब अपनी सजा बर्दाश्त हो रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए थे। मेरी सास अब बीमार रहने लगी हैं और मुझसे रोज माफी मांगती हैं। मैंने अपनी सास को माफ कर दिया है।
और अपने पति से भी कहती हूँ कि आप उनको माफ कर दें, लेकिन मेरे पति ने तो ठान ली है कि वो अपनी माँ को कभी माफ नहीं करेंगे। जिंदगी मेरे पति के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है, क्योंकि उस दिन के बाद से मेरे पति बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे हैं और मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक्स करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरी भाभी जवान औरत थी। वो मेरे साथ घर में अकेली रहती थी, पर उसका बदन हमेशा दर्द करता रहता था। मैं हर रात उसकी मालिश करता था। मैं भी उसकी मालिश जोर जोर से करता था। पर एक रात मेरी भाभी नहाकर आई और मुझे अपने पास बुलाकर बोली, थोड़ा तेल ले आ, जल्दी से लाइट बंद कर और काम पर लग जा। मैंने लाइट बंद की तो मेरी भाभी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और फिर उसने पूरी रात मेरे साथ वो किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा नाम जैद है। मैं 20 साल का था। उन दिनों मैं अपने घर में अकेला रहता था जब मेरे भाई की शादी हो गई थी, ताकि मेरा अकेलापन खत्म हो सके। मेरी भाभी का नाम सबा कमर था। मैं उन्हें भाभी नहीं, बल्कि प्यार से सिर्फ सबा कहता था। वो अक्सर मेरे भाई की अनुपस्थिति में उदास और चिंतित दिखती थी। कई बार तो मैंने उन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा कि उन्हें हसन भाई की याद आ रही है जब भी तुम चुपके से आंसू बहाते हो। लेकिन मैंने उनसे ये भी कभी नहीं पूछा। नहीं, सबा ने मुझसे ये बात खुलकर कही। वो सारा दिन चुपचाप घर का काम करती रहती और फिर वो रात को अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती और उसके कमरे से रोने की आवाजें आने लगती। दरअसल हसन अपनी शादी के एक सप्ताह बाद दुबई चला गया था। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने पति के बिना समय बिताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हसन ने सिर्फ मेरे लिए ही शादी की थी, क्योंकि मैं अब घर पर अकेली रहती थी और घर की देखभाल के लिए मुझे एक औरत की जरूरत थी। इसीलिए हसन भाई ने सबा को मेरे हवाले कर दिया था। तब से सबा बिल्कुल अकेली हो गई थी और मैं ही उसका ख्याल रखने वाला था। वो अधेड़ उम्र की महिला थी और रिश्ता न मिलने की वजह से उसके घरवालों ने उसे हसन के साथ भेज दिया था, क्योंकि उसकी उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात मैं देर तक सोने के लिए जागी हुई थी। सबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। रात के उस पहर में उस अनजान भाभी ने मेरे साथ क्या किया होगा, ये सोचते हुए मैं जल्दी से सबा के कमरे में पहुंच गई, क्योंकि हसन ने जाते समय सबा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और कहा था कि मैं अपने बाद अपनी बीवी की हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। मैंने भी दिलोजान से सबा की हर जरूरत का ख्याल रखा, क्योंकि मैं हसन के पैसों पर ऐशो आराम करती थी और चाहती थी कि सबा मेरी कोई शिकायत हसन तक न पहुंचाए। हसन जब भी वे वापस लौटना चाहते थे, हम कुछ खर्च करके उन्हें लौटने से रोक देते थे। यही कारण है कि हसन कभी वापस लौटने के बारे में सोच भी नहीं सका। रात को 11 बजे सबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं ये सोचकर वहां पहुंचा कि सबा को कोई जरूरी काम होगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि सबा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबराकर दरवाजे पर रुक गया और उसने सबा को पुकारा और कहा, हाँ भाभी, काम तो है। मैंने सोचा था कि जब मैं उसे बुलाऊंगा तो वो उठकर बैठ जाएगी, लेकिन मेरी आवाज सुनकर उसने कहा, जैद, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। वो अभी भी बिस्तर पर मुंह के बल लेटी हुई थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन मेरी आंखें झुकी हुई थी। मैं थोड़ा शर्मीला लड़का था और यह पहली बार था जब मैं किसी औरत को इस तरह देख रहा था। सबा ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और मेरी तरफ देखा। फिर मेरी झुकी हुई आंखें देखकर उसने कहा, जैद, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। तुम ही इस घर में मेरा एकमात्र सहारा हो। अच्छे बुरे में मेरा साथी बनो। मेरे पति विदेश में हैं, लेकिन आप हर समय मेरे साथ हैं। आप मेरी देखभाल करो। इसीलिए मैंने तुम्हें यह सोचकर फोन किया था कि इस मुश्किल घड़ी में
कि इस मुश्किल घड़ी में तुम मेरा साथ दोगी, कि इस मुश्किल घड़ी में तुम मेरा साथ दोगी। मैंने सबा की बातों पर असमंजस से उसकी ओर देखा तो उसने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छी मालिश करती हो और तुम उसका सिर दर्द चुटकियों में ठीक कर देती थी। सबा की बातें सुनकर मैं मुस्कुराया, क्योंकि यह सच था कि जब मेरा भाई यहां था तो वो हमेशा मुझसे ही अपने सिर की मालिश करवाता था। पर वो तो भाई था, मैं अपनी भाभी की मालिश कैसे कर सकता था? सबा ने मेरी परीक्षा ले ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच रहा था कि सबा कैसी औरत है जो उससे मालिश करवाने में भी शर्म महसूस नहीं करती, जबकि ये उचित भी नहीं था। अगर औरत के लिए मर्द से मालिश करवाने का कोई और मौका होता, और वो भी अपने देवर से, तो मैं साफ शब्दों में मना ही नहीं करता, बल्कि सबा को झूठ भी बोल देता। लेकिन उस वक्त मैं उसके अंगों की खूबसूरती में खोया हुआ था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सबा के सामने कुछ बोलूं, नहीं उसे मना करूं। सबा ने मुझे इशारे से ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की बोतल दिखाई और कहा, यह बहुत बढ़िया तेल है, तुम इससे मेरे सिर की मालिश कर दो। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगा कि शायद उसे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे व्यवहार में झिझक थी, लेकिन मैं सबा को मना नहीं कर सकता था। मैंने तेल की बोतल पकड़ी और बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गया। धीरे धीरे मैंने उसके सिर पर तेल डाला और मालिश करने लगा। हालांकि मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली थी और खुद को किसी भी तरह की भावना से दूर रखा था। सबा के सिर पर तेल लगाते समय मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक सबा की कई कामों में मदद की थी, लेकिन सबा ने मुझसे ऐसा कुछ कभी नहीं मांगा था। जब मैं तेल लगा रहा था, कमरा सबा की अजीब आवाजों से गूंजने लगा, मानो उन्हें कुछ राहत मिल रही हो। सबा ने फिर मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने उनके चेहरों की ओर देखा तक नहीं था। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मैं इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन मुझे क्या करने के लिए मजबूर किया गया था? अगर मैं सबा को मना कर देता और मेरे भाई को पता चल जाता कि मैंने सबा की कोई आज्ञा नहीं मानी है, तो मेरी पॉकेट मनी बंद हो जाती। पर आज सबा की मुझ पर मेहरबानी कुछ और ही थी। सबा मुझे किसी भी चीज से नहीं रोकती थी। मैं बिना झिझक सबा से और पैसे मांगता था, और वो एडवांस में मांगती भी नहीं थी। काफी देर तक मैं सबा के सिर की मालिश करता रहा और कमरा सबा की आवाजों से गूंजता रहा। उसके बाद शायद सबा सो गई होगी, क्योंकि उसकी आवाजें आनी बंद हो गई थी। फिर मैं उठकर उसके कमरे से बाहर आ गया। मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। पहली बार मैंने किसी औरत की नजदीकी महसूस की थी, और उसके बाद मेरे अंदर एक आग जल उठी थी। सबा के लिबास और उसके खूबसूरत रंग ने मुझे अजीब तरह से मदहोश कर दिया था। फिर जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे भाई की बीवी है, तो मैंने तौबा कर ली और सोचा कि अब से मैं रात को सबा के कमरे में नहीं जाऊंगा। अगली सुबह सबा पूरी तरह से दुपट्टे में सजी हुई थी और मेरे लिए वो नाश्ता बना रही थी। फिर उसने नाश्ता मेरे सामने रखा और मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, जैद, तुमने मेरा सारा दर्द खत्म कर दिया है, मैं तुम्हारी आभारी हूं। सबा की बातें सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने कहा, दरअसल तुम सारा दिन अकेले ही घर का काम करती हो, इसीलिए वे बहुत थक जाते हैं। मैं आपके काम में मदद करने की कोशिश करूंगा, या फिर आप कोई कर्मचारी भी रख सकते हैं। मेरी बात सुनकर सबा बोलने लगी, मेरी थकान कभी कम नहीं होगी। जिस दिन हसन आएगा, ये थकान अपने आप दूर हो जाएगी। मुझे सबा के शब्दों का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वो वापस रसोई घर में चली गई थी। मेरे लिए कॉलेज जाने का समय हो गया था। मैं घर से निकल गया, लेकिन पूरे समय सबा मेरे दिमाग में थी। दोपहर को जब मैं घर लौटा तो आपा भी घर आ चुकी थी। मैंने सोचा कि किसी तरह उन्हें सबा की मसाज के बारे में बताने का मौका दूंगी,
लेकिन सबा और आपा आपस में बातें करने में इतनी मशगूल थी कि तुमने मुझ पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। सबा और आपा अच्छी दोस्त बन गई थी और वो सबा को सिरांखों पर बैठाती थी। थोड़ी देर बाद आपा ये कहकर चली गई कि उसके पति काम से आ रहे होंगे और मैं उसे मालिश के बारे में नहीं बता सकता। कुछ देर आराम करने के बाद मैं कमरे से बाहर आया तो देखा कि सबा कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर जा रही थी। मुझे ये देखकर शर्म आ रही थी कि वो सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से उसे इतने दर्द में छत पर जाना पड़ रहा था। मैंने तुरंत सबा को बुलाया और उसके हाथ से बाल्टी ले ली। सबा का पूरा बदन पसीने से भीग चुका था क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी और फिर कुछ कपड़े पहनते पहनते उसके कपड़े भी हल्के हो गए थे। मैंने सबा से बाल्टी छीनी और छत पर पहुंचा। फिर मैंने उसके साथ सारे कपड़े रस्सियों पर फैला दिए और हम वापस नीचे आ गए। सबा अजीब तरीके से चल रही थी, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। मैंने खुद सबा से कहा कि तुम कहती हो तो डॉक्टर के पास जाओ। मुझे लगता है तुम्हारे सिर में ज्यादा दर्द है। मेरी बात पर वो उदास होकर मुस्कुराई और बोली कि ये मेरी गलतियों का नतीजा है। सबा के शब्द ये सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर वो अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से सबा जो कुछ भी कह रही थी वो मेरी समझ से परे था। वो मेरे लिए चिंता का विषय बन गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। दोपहर ढल गई और गर्मी कम हो गई। मुझे चाय की जरूरत महसूस हुई। मैंने सबा से चाय मांगी। मैं उसके कमरे के पास गया। तभी मुझे अंदर से सबा की आवाज सुनाई दी। वो रोते हुए किसी से कह रही थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी इस हालत के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। अगर मैंने तुम्हारी बातों में आकर खुद को बर्बाद कर लिया है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। सबा की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर रुक गया। मुझे नहीं मालूम वो किससे बात कर रही थी। बेशक वो जो भी था वो भाई नहीं था। मैं सबा के शब्दों का मतलब समझ गया। जब मैंने ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सबा के सिर में दर्द की वजह यही थी? वो किसी और के साथ गलत तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोच रही थी। मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात किससे कहूं। बिना सोचे समझे मैंने हसन को फोन किया। मैंने अपने भाई से पूछा कि वो क्यों नहीं आया। मेरा भाई पूछने लगा, सब ठीक तो है? अब मैं उसे उसकी बीवी की हरकतों के बारे में क्या बताऊं। मैंने बस इतना ही कहा कि मुझे तुम्हारी याद आती है, हो सके तो वापस आ जाना। कुछ देर बाद मेरे भाई ने फोन रख दिया और मैं फिर से गहरी सोच में खो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर उस रात सबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो फिर से लेटी हुई थी और सिर की मालिश करने के लिए कह रही थी। मैंने चुपचाप बोतल पकड़ी और नजरें फेर ली। मैं उसके सिर की मालिश कर रहा था और सोच रहा था कि उसे मुझसे ऐसी मालिश कैसे मिल रही है। मुझे लगा कि जब मैं कॉलेज जाता हूं तो मेरी अनुपस्थिति में कोई घर पर आता है। अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी लौटा तो मैंने देखा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि घर का दरवाजा बंद था और सबा घर पर नहीं थी। मैं छिप गया और घर से दूर खड़ा हो गया। काफी देर बाद सबा घर लौटी तो उसे पसीना आ रहा था। वो नशे में थी। फिर उसने घर का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मैं तुरंत अंदर गया और सबा से पूछने लगा कि उसने सारा दिन क्या किया। सबा ने मुझे घर के काम काज के बारे में बताया, पर यह नहीं बताया कि वो बाहर क्यों गई थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो जरूर कुछ गलत कर रही होगी। मैं पूरा दिन इसी तरह की बेचैनी में बिता रहा था। मैं सबा की सच्चाई जानना चाहता था और फिर रात को सबा ने मुझे फिर से कमरे में बुलाया। मैं जानता था कि वो मुझसे मसाज करवाना चाहती है, पर मेरा दिल इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो रहा था। पर सच तो ये था कि उसका सिर सच में बहुत दर्द कर रहा था। उसकी आवाज सुनते ही मैं उसके कमरे में गया। सबा ने मुझसे कई अजीब बातें कही,
जिसे सुनकर मैं चौंक गया। उसने कहा, पहले लाइट बंद करो। ये पहली बार था जब सबा ने मुझसे अंधेरा करने के लिए कहा था। मैंने आश्चर्य से पूछा, लाइट क्यों बंद की, पर वो रहस्यमयी हरकत करने लगी। उसके बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद कर दी, और जैसे ही मैं उसकी मसाज करने के लिए उसके पास बैठा तो सबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसकी हरकत से दंग रह गया और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो अपनी सारी हदें पार कर रही थी। मैंने गुस्से से कहा, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, जैद, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूं, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है ताकि मैं आपसे प्रकाश में बात कर सकूं। इसीलिए मैंने आपसे इसे अंधेरा करने के लिए कहा था। सबा की आवाज में कंपन था। उसके बाद सबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी कहानी सुनाई। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सबा ने कहा, मुझे लड़के बहुत पसंद थे, लेकिन कोई भी मुझसे संपर्क नहीं कर रहा था, इसलिए अकेलेपन की जिंदगी सताने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति मेरे जीवन में आया जिसने मुझे प्यार दिखाया, और मैंने अपनी तनख्वाह उस पर खर्च करना शुरू कर दिया। जब भी वो पैसे मांगता तो मैं उसे जितने पैसे मांगता उतना दे देता, लेकिन जब मैंने उससे शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूं और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसे एक जवान लड़की का साथ मिल गया क्योंकि उसने बहुत तरक्की कर ली थी। मेरी बदौलत उसने एक छोटा सा बिजनेस भी खड़ा कर लिया था, और जब उसके पास सब कुछ हो गया तो उसे मेरी जरूरत नहीं रही। लेकिन इतने लंबे समय तक लगातार 2 नौकरियां करने की वजह से मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ चुका था। हर दूसरे या तीसरे दिन मेरी पीठ में दर्द होने लगता और कभी कभी तो सिरदर्द भी होने लगता। मैं टूट गया था और बिखर गया था। फिर जब तुम्हारे भाई का रिश्ता आया तो मेरे माता पिता ने मुझे मजबूर किया और मेरी शादी हो गई और मैं यहां आ गई। लेकिन मुझे हमेशा इसका अफसोस रहा कि मैंने ऐसे व्यक्ति के पीछे खुद को बर्बाद कर लिया जो कभी मेरा था ही नहीं। न तो मेरे भाई बहनों ने मेरी कदर की और नहीं मेरे प्यार की। और फिर मेरे साथ और भी बड़ा अन्याय हुआ जब मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई ने दुबई में शादी कर ली है। तुम्हारे भाई ने कुछ दिन पहले मुझे फोन करके बताया कि उसने वहां शादी कर ली है, और ये शादी उसने सिर्फ तुम्हारे और अपने परिवार के लिए की है। ये सुनकर मैं पूरी तरह से पागल हो गई। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि मैंने पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं किया। ऐसे ही विचारों में खोई हुई एक दिन मैं कपड़े धोते हुए छत पर गिर गई। इससे मेरी पीठ और सिर में दर्द फिर से शुरू हो गया है। मैं बहुत मजबूर हो गई और तुमसे मालिश करने के लिए कहने लगी, और फिर तुमने मालिश करना शुरू कर दिया। मुझे खुद ऐसा करने में शर्म आ रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। कल मैं अपने घर गई। मैंने अपनी मां को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में बताया और उनसे पूछा कि मैं कब तक ऐसे ही रहूंगी। लेकिन मेरी मां ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अपने पति का घर छोड़कर वापस मत आना, क्योंकि उसने यहां भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा है। मेरी नंदे नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं। मैं ऐसा करूंगा। ये सुनकर मैं और भी टूट गया और घर वापस चले गए। मुझे एहसास हो गया है कि मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए मैं आज तुम्हें ये सब बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आपसे मालिश करवाने में शर्म आती है। और फिर आज नहीं तो कल तुम्हें पता लगाना ही होगा कि आपके भाई की शादी हो गई है डॉट, और अब वो वापस नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने बारे में पूरी सच्चाई बता दूं। ये कहते हुए सबा फूट फूट कर रोने लगी। शुक्र है सबा ने कमरे की लाइटें बंद कर दी थी। हम कब से चुपचाप रो रहे थे। मुझे दुख हुआ कि मेरे भाई ने सबा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उन्होंने पहले ही उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और अब उसका भाई उसे छोड़ चुका था। लेकिन कहीं न कहीं हम भाई भी दोषी थे। हमने हसन को कभी वापस नहीं आने दिया। उसकी उम्र ढलती जा रही थी।
वे कितने समय से अकेले थे, इसीलिए उसने विदेश में एक महिला से शादी कर ली। काफी समय के बाद सबा ने बात करना शुरू किया। मैं अपना पूरा जीवन इसी घर में बिताऊंगा। मैं आपकी सेवा भी करूंगी और घर का ख्याल भी रखूंगी। बस मुझे कभी ये घर छोड़ने के लिए मत कहना। तुम्हारा भाई कभी वापस नहीं आएगा और मैं इसी के साथ रहना चाहता हूं। मुझे डर है कि एक दिन तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगे। मैंने सबा से कहा कि यह संभव नहीं है। मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए कभी नहीं कहूंगा। जिस तरह से आपने इस घर को संभाला है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आपका एकाकी जीवन छोटा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भाई से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। सबा मेरी बात सुनकर हैरान हो गई। मैं उठा और कमरे की लाइट जला दी। उन्होंने सबा से कहा कि तुम्हें भी खुशी का अधिकार है। मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है। मैं काम जल्दी पूरा कर लूंगा। तब तक आपकी प्रतीक्षा अवधि पूरी हो चुकी होगी और फिर हम एक नया जीवन शुरू करेंगे। आप और आपके लोग अच्छे दोस्त हैं। जब आपा को सच्चाई पता चलेगी तो वो भी इनकार नहीं करेगी। सबा बोली, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं। लोग बातें बनाएंगे। दुनिया क्या कहेगी? मैंने अपने विदेशी पति को धोखा दिया और अपने देवर से शादी कर ली। मैंने सबा से पूछा, इस दुनिया ने तुम्हें क्या दिया है जो अब दुनिया के बारे में सोच रहे हैं? मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी बात सुनकर सबा रोने लगी। मैंने उसी समय आपा को फोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। आप बहुत शर्मीले भी थे। उन्होंने सबा से माफी भी मांगी और फिर सबा ने एहसान भाई को तलाक दे दिया और कुछ ही समय में सबा और मेरी शादी हो गई। सबा मुझसे बहुत खुश है। मैं उम्र में छोटा था, लेकिन मैं अपने भाग्य को पूरी तरह पूरा करने में सक्षम था, जो हमारे रिश्ते के लिए बहुत अच्छी बात है।